नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका विद्यादर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम रवि वर्मा। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन ने जाना था कि अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन किस प्रकार से करते हैं, फिर उससे ऊर्जा मिलती है। तो उसी में अपन अगला सिस्टम आता है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। इसमें अपन जानेंगे कि अपन ने जो भोजन ग्रहण किया था उसको तोड़ने के लिए, उसकी छोटी से छोटी इकाई तोड़ने के लिए, मतलब उसमें अपन ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट खाया था तो उसमें जाना था कि कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिला था अंतिम। लेकिन अब अपन ग्लूकोज को भी छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और उससे ऊर्जा प्रदान करेंगे। उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वह किस प्रकार से होती है इसमें पूरे श्वसन तंत्र के अंतर्गत अपन देखेंगे कि हमारे शरीर की हर कोशिका तक ऑक्सीजन किस प्रकार पहुंचता है, फिर उससे ऊर्जा किस प्रकार निर्माण होती है। यह सब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो उसी में अपना पहला टॉपिक रहेगा श्वसन। श्वसन तंत्र का पहला टॉपिक श्वसन। इतना तो अपन जानते हैं कि हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिना ऊर्जा के वह कार्य नहीं कर सकती। तो अपन श्वसन की परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए गैसों का विनिमय होना। गैसों का विनिमय हो रहा है, वायु गैसों का होना ही श्वसन कहलाता है। इसके दो चरणों में होते हैं। एक तो अपन मतलब श्वास लेते हैं और दूसरा अपन श्वास छोड़ते हैं। इसके अपन लिख सकते हैं दो चरण होते हैं। इसमें सबसे पहला चरण आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब निश्वसन। निश्वसन इसका मतलब श्वास को अंदर लेना। अपन हवा अंदर खींचते तो अंदर हवा जाती है। और दूसरा आता है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब निःश्वसन, मतलब दो बिंदु का अंतर है। हिंदी में देखेंगे तो निःश्वसन मतलब हवा का बाहर छोड़ना, गैस का बाहर छोड़ना निःश्वसन कहलाता है। इसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि इनहेलेशन और इनहेलेशन में गैसों में अंतर आ जाता है। जब अपन श्वास अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन तो कितनी लेते हैं, वातावरण में कितनी ऑक्सीजन है 21%। इतना तो सभी जानते हैं, जितनी वातावरण में ऑक्सीजन रहेगी उतनी ऑक्सीजन अपन श्वसन क्रिया के अंतर्गत लेंगे। जैसे ही CO2 कितनी रहती है वातावरण में 0.03%। यह भी जितनी वातावरण में रहेगी उतनी हमारे अंदर जाएगी हवा के द्वारा। और NO2 सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वातावरण में, तो इसकी मात्रा कितनी रहेगी 78%। 78%। तो इतनी हम हमारे श्वसन क्रिया के अंतर्गत अंदर लेते हैं। लेकिन अंतर कहाँ पर आता है, एक्सहेलेशन में, निःश्वसन में, कि मतलब अपन ने इतनी ऑक्सीजन ली तो अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन ही लेते हैं तो इतनी ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगी, इससे कम निकलेगी। तो ऑक्सीजन ली थी अपन ने 21%, बाहर कितनी निकली, बाहर निकलती है 16%। तो मतलब 5% का अंतर आ गया। 5% ऑक्सीजन हमारे अंदर ही रहेगी और CO2 की मात्रा बढ़ गई। CO2 कितनी निकली 0.03% तो ली थी, लेकिन बाहर कितनी निकली, बाहर निकलती है लगभग 4% ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। इसका ये गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, इस वजह से अपन श्वसन भी बोलते हैं इसको। और NO2 से हमें कोई मतलब है ही नहीं कि जितनी वातावरण में रहती वैसी की वैसी
बाहर निकल जाती है। तो 78% NO2 बाहर निकल जाती है। श्वसन के बाद में अपना अगला टॉपिक आता है, इसके देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन आखिर कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 प्रकार का होता है। इसमें पहला प्रकार आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, या हिंदी में बोलेंगे तो ऑक्सीजन श्वसन या वायवीय श्वसन। दूसरा प्रकार आता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या अनाक्षी श्वसन। तो देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके नाम से भी पता चल रहा है कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी। हिंदी में ऑक्सीजन श्वसन मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना, और ग्लूकोज टूटता है तो इससे ऊर्जा बनती है। अपन ने देखा था कि अपन जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। फिर अपन इसमें देख रहे हैं कि ग्लूकोज का भी छोटे रूप में टूटना, और वह भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसके माध्यम से अपन को ATP मिल रही है। ATP से ऊर्जा निर्माण होती है। तो अपन और ATP को अपन ऊर्जा की करेंसी बोलते हैं, और मतलब ऊर्जा का मापन ATP के रूप में करते हैं। और इसके माध्यम से एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP का निर्माण होता है, लेकिन 2 ATP इसमें इस पूरी प्रक्रिया में खर्च हो जाती है, तो अपने पास केवल 36 ATP बचती है। तो इसमें अपन देख सकते हैं कि कितनी ATP का निर्माण हो रहा है, 36 ATP ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। और एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है, कोशिका द्रव्य या माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। और इसके उदाहरण है, एक तो अपन मनुष्य ही आ गया इसका उदाहरण, ह्यूमन्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। बर्ड्स या जितने भी जानवर हैं उन सब में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। दूसरा प्रकार आता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन या अनाक्षी श्वसन, मतलब नाम से भी पता चले इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज पूरी तरह टूट नहीं पाता है। तो ग्लूकोज अगर पूरी तरह टूट नहीं पाएगा तो कम ATP का निर्माण होगा, मतलब कम ऊर्जा का निर्माण होगा। और इसमें ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के रूप में टूटता है, यह ग्लूकोज लैक्टिक एसिड के रूप में टूटता है। और देखते हैं यह केवल साइटोप्लाज्म के अंतर्गत होती है, जबकि ऑक्सीजन श्वसन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होती है। यह केवल साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंतर्गत होती है। और यह हमारे शरीर में तो केवल पेशी मसल कोशिकाएं होती हैं जिनमें केवल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इसके अंतर्गत 2 ATP का ही निर्माण होता है, जबकि तो इसका मतलब क्या हुआ, कम ऊर्जा का निर्माण होता है। और कवक में या जीवाणुओं में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और मनुष्य के अंदर तो केवल एक्सेप्शन आ गया, मसल सेल्स में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो ये थे अपने पास श्वसन के प्रकार। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अपन देखेंगे कि बहुत सारे जीव अलग अलग अंगों के माध्यम से श्वसन करते हैं, वो स्लाइड के माध्यम से देखेंगे। अब अपन देखते हैं कि बहुत सारे जीवों में अलग अलग अंगों की सहायता से श्वसन होता है। उसमें देखते हैं अपना पहला श्वसन का प्रकार आता है सेल सरफेस रेस्पिरेशन, मतलब कोशिका पृष्ठ श्वसन। मतलब इसमें क्या होता है कि शरीर की सतह के माध्यम से, ऊपरी सतह के माध्यम से श्वसन करना। इसमें शरीर की ऊपरी सतह शामिल रहती है, और इसके उदाहरण होते हैं, एक तो हो गया अमीबा व पैरामीशियन, मतलब एक कोशिकीय जीव या बोल लो, या अमीबा में कोई फिक्स आकार तो रहता नहीं, ऑर्गनों की भी बहुत कमी रहती है, तो इनकी पूरे शरीर की सहायता से श्वसन होता है। दूसरा आता है ट्रेकियल रेस्पिरेशन या वातक श्वसन, मतलब बहुत सारे जीवों में क्या होता है, केवल ट्रेकिया बोलते हैं अपनी श्वास नली को, उनमें केवल श्वास नली के माध्यम से ही श्वसन होता है। इसके उदाहरण हो सकते हैं कीट, इंसेक्ट्स में ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन होता है। तीसरा आता है ब्रांकियल या क्लोम श्वसन, इसमें मतलब मछलियाँ आती हैं। मछलियाँ अपन देखते हैं कि उनमें इस जगह पर
गलफड़े या गिल्स पाए जाते हैं थोड़े तो इस प्रकार के, और उनको बोलते हैं गलफड़े, और उनकी सहायता से श्वसन होता है मछलियों में। तो इस प्रकार के श्वसन को बोलते हैं ब्रांचियल या क्लोम श्वसन। अगला प्रकार आता है पुल्मोनरी रेस्पिरेशन या फुफ्फुसीय रेस्पिरेशन। इसमें आते हैं अपन मनुष्य, क्योंकि मनुष्य में लंग्स की सहायता से श्वसन होता है, और इसके उदाहरण हैं उभयचर, एम्फीबियंस या बर्ड्स जितने पक्षी है, या रेप्टाइल्स। अगला आता है बुक्कल रेस्पिरेशन या मुख श्वसन, मतलब बहुत सारे जीवों में केवल मुंह की सहायता से श्वसन होता है। इसके उदाहरण हैं फ्रॉग। तो ये थे अपने पास बहुत सारे जीवों में किस प्रकार से रेस्पिरेशन होता है। तो अब अपन अगला टॉपिक देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से अंग शामिल रहते हैं। जब तक आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है अपने पास रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, मतलब इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिख सकते हैं। श्वसन की प्रक्रिया में काम आने वाले अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। मतलब जितने भी तंत्र ऑर्गन है, अंग है जो हमारे श्वसन में काम आते हैं, उसमें अपन सबसे पहले देखते हैं कि नाक आती है। नाक के माध्यम से ही हमारे ऑक्सीजन अंदर जाती है, हवा अंदर जाती है। नाक में भी एक तो नासा छिद्र होते हैं और नासा कटाप, ये ऊपर वाला पोर्शन होता है। इसको अपन चित्र में भी दिख रहा है, नाक के माध्यम से हवा जाती है। तो ये जो छिद्र होते हैं उनको नासा छिद्र बोलते हैं, और फिर जो नाक के ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं नासा कटाप। और नाक में भी एक म्यूकस लेयर पाई जाती है, वह नासा छिद्र, इसके अंदर हेयर भी पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं कि मतलब हवा के साथ जितने भी छोटे छोटे धूल के कण हैं उनको सोखने में मदद करते हैं, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर नहीं जाए। फिर उसके बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स या ग्रसनी, इसको अपन ने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था। क्या करता है, एक कॉमन पैसेज जो उभयनिष्ठ अंग है, जो पाचन मतलब भोजन का रास्ता भी यही है और वायु का रास्ता भी यही है, जिसको अपन ने फेरिंग्स बोल दिया था। फिर उसके बाद आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स को अपन स्वर तंत्र भी बोलते हैं, जो हमारे बोलने में मदद करता है। हम जो भी बोलते हैं वह किसकी सहायता से, स्वर तंत्र की या लेरिंग्स की सहायता से बोलते हैं। चित्र में भी फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स उपस्थित होता है। ये एक प्रकार का अड्डीनुमा मतलब स्ट्रक्चर बोल सकते हैं इसको, थोड़ा उभरा भी रहता है। हम इसको हाथ लगाकर भी अनुभव कर सकते हैं हमारे शरीर में, गले में। फिर उसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया या श्वास नली। ट्रेकिया चित्र में भी देख सकते हो आप, यहाँ पर लेरिंग्स के बाद में थोड़ी रिंगनुमा, इसमें कार्टिलेज उपस्थित होती है या उपास्थि उपस्थित होती है, जो एक नलचीनुमा स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें मान लो कभी हवा ज़्यादा आ जाए या हवा की अनुपस्थिति रहे, तो उसको पिचकने से बचाने के लिए इसमें उपास्थि उपस्थित होती है, कार्टिलेज उपस्थित होती है, ताकि यह पिचके नहीं। उसके बाद वे ट्रेकिया के बाद में यह दो भागों में विभाजित, ट्रेकिया दो भागों में विभाजित हो जाता है। और उसके बाद आता है ब्रोंकी, और फर्स्ट भाग आता है इसका ब्रोंकी। फिर ब्रोंकी भी वापस बहुत सारे भागों में विभाजित होता है, जिसको बोल सकते हैं अपन ब्रोंकियोल्स। फिर उसके बाद में ब्रोंकियोल्स के अंतिम वाला हिस्सा कुछ गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं एल्वियोलर सेक या वायु कोश भी बोलते हैं इसको। और इन वायु कोश में हवा कुछ समय के लिए संग्रहित रहती है। तो ये थे अपने पास श्वसन तंत्र में काम आने वाले अंगों के समूह। इनमें अपन देखते हैं कि ये जो अपना वायु कोश होता है, वायु कोश सबसे अंतिम स्ट्रक्चर बोलते हैं, थोड़ा गुब्बारे नुमा होता है। इसमें हवा कुछ समय के लिए स्टोर संग्रहित रहती है, और इनके पास से ही रक्त नलिकाएं, छोटी छोटी बहुत सारी रक्त नलिकाएं गुजरती हैं, जो क्या करती है कि अपन ने जो श्वसन में ऑक्सीजन अंदर ली, श्वसन में जो ऑक्सीजन अंदर ली, उसको ऑक्सीजन का प्रदान रक्त में कर देती है। रक्त नलिकाएं इससे ऑक्सीजन ले लेती है, और जो CO2 रहती है वह इनको प्रदान कर देती है।
तो मतलब आदान प्रदान करने में काम आती है, गैस का आदान प्रदान करने में काम आती है। तो उसके बाद में फिर ये रक्त नलिकाएं पूरे रक्त को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। और ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में परिसंचरण करता है। फिर उसके बाद में रक्त के माध्यम से यह हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंच जाता है और कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये अपना श्वसन मार्ग भी बोल सकते हैं या श्वसन में काम आने वाले अंग भी यही है, क्योंकि अपन इन अंगों में ये शुरुआत से लेकर एंड तक में हमारी हवा कहाँ कहाँ पहुँचती है। एक एक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। श्वसन में अपना अंग आता है लेरिंक्स या स्वर तंत्र, इसको बोलते हैं स्वर तंत्र भी बोलते हैं, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं, जो भी ध्वनि बाहर निकालते हैं, उसके निर्माण में लेरिंक्स का बहुत बड़ा कार्य रहता है, मतलब बोलने में मदद करता है। और लेरिंक्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स या ध्वनि रज्जु उपस्थित होते हैं। इन ध्वनि रज्जु में कंपन के माध्यम से इनमें कंपन होता है और कंपन के माध्यम से आवाज़ बाहर निकलती है, आवाज़ साउंड बाहर निकलती है। और इन ध्वनि रज्जु की भी अलग अलग प्रकार की, महिलाओं में थोड़ी अलग साइज होती है और पुरुषों में अलग साइज होती है। देखते हैं, महिलाओं में यह थोड़ा आकार में छोटा रहता है। इनकी लेंथ होती है 14 से 15 मिलीमीटर और इनकी स्मॉल साइज में इनकी पिच ज़्यादा होती है, ध्वनि की पिच ज़्यादा होती है। स्मॉल साइज मतलब छोटे आकार वाले वोकल कॉर्ड्स की पिच ज़्यादा होती है, तो पिच ज़्यादा होगी तो आवाज़ पतली होती है और यह खासकर महिलाओं में पाई जाती है, जबकि पुरुषों में इसका आकार बड़ा रहता है और ध्वनि पिच कम होती है और आवाज़ भारी होती है और यह पुरुषों में पाया जाता है। और एक और बात, लेरिंक्स पुरुषों में बड़ा होता है और अपन इसको बाहर भी देख सकते हैं कि जो बाहर वाला पोर्शन रहता है अपन आंखों से दिखता है, उसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, एडम्स एप्पल। तो ये था अपने पास लेरिंक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर देखते हैं लंग्स के बारे में। श्वसन का अपना अगला या महत्वपूर्ण अंग आता है लंग्स या फेफड़े। इसके अध्ययन, फेफड़ों के अध्ययन या लंग्स के अध्ययन को अपन पुल्मोनोलॉजी बोलते हैं और डॉक्टर को क्या बोल देंगे, पुल्मोनोलॉजिस्ट। और इनका कलर होता है गुलाबी कलर के होते हैं, पेयर में होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। और इनका वेट 1.3 किलो से 1.5 किलो तक सामान्य वेट है। और इनके लंग्स के बाहरी झिल्ली उपस्थित होती है, जिसको बोलते हैं अपन प्लूरल मेम्ब्रेन। ये मतलब लंग्स फेफड़े के बाहरी झिल्ली उपस्थित होती है, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और फेफड़े के बाएं वाले मतलब बाएं फेफड़े लेफ्ट लंग्स में यहाँ पर कुछ कार्डियक नोच उपस्थित होता है, जिसके अंदर हृदय उपस्थित होता है, हृदय हार्ट उपस्थित होता है इस वाले पोर्शन पर, मतलब लेफ्ट वाली तरफ में कार्डियक नोच, फिर उसके अंदर हार्ट हृदय स्थित होता है। और देख लेते हैं, कार्डियक नोच में हृदय अवस्थित होता है और इसका कार्य देख लेते हैं। इसका लंग्स फेफड़ों का मुख्यतः कार्य है रक्त का शुद्धिकरण करना। रक्त का शुद्धिकरण कैसे, क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो जाता है, तो ये रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। और हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करने में भी लंग्स का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। फिर अगला अंग देखते हैं अपन, डायफ्राम। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फेफड़ों के बाद में अपना इम्पोर्टेंट ऑर्गन अंग आता है डायफ्राम। डायफ्राम भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि बिना डायफ्राम के अपन हमारे लंग्स फेफड़े कुछ भी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह हमारे जो हम हवा ग्रहण करते हैं छोड़ते हैं उसमें बहुत मदद करता है। देखते हैं डायफ्राम के बारे में।
ये एक प्रकार का मांसपेशीय अंग है, मसल से मिलकर बना रहता है। इसको अपन चित्र में भी देख सकते हैं कि फेफड़ों के नीचे उपस्थित होता है और फेफड़ों के नीचे उपस्थित होता है। और हमारी थोरेसिस कैविटी मतलब ये लंग्स ऊपरी वाली कैविटी को अपन थोरेसिस कैविटी बोलते हैं, और ये पेट वाला स्टोमच वाला हिस्सा को एब्डोमेन कैविटी बोल देते हैं। उन दोनों को अलग करने का भी कार्य करता है और इसका महत्वपूर्ण कार्य श्वसन दर को संतुलित बनाए रखता है। और ये देखते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। मतलब इनहेलेशन, जब अपन श्वास अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम बाहर की ओर गति करता है, मतलब रिलैक्स हो जाता है। डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है। जैसे मान लो ये अपना डायफ्राम है, ये रिलैक्स होकर बाहर की तरफ गति कर लंग्स को गुब्बारे की तरफ फुलवाता है और उसके माध्यम से अपन हमारे अंदर ऑक्सीजन आ जाती है। अपन कर भी देख सकते, जैसे अपन श्वास अंदर लेंगे तो ये डायफ्राम बाहर की ओर गति करेगा और लंग्स को फूलने के लिए स्थान देने का कार्य करेगा, स्थान प्रोवाइड करवाएगा। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा तो हमारे अंदर श्वसन या वायु अंदर चल जाएगी। और ऐसे ही अपन जब श्वास छोड़ेंगे तो यह डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का कार्य करता है, मतलब सिकुड़ने का कार्य करता है। जैसे डायफ्राम सिकुड़ेगा तो लंग्स भी सिकुड़ेंगे और हमारे द्वारा वायु बाहर निकल जाएगी। तो अपन देख सकते हैं कि बहुत सबसे महत्वपूर्ण कार्य, बिना लंग्स इसके कार्य नहीं कर पाएंगे। और देख लेते हैं, जब अपन श्वास लेते हैं तो CO2 0.03% हमारे अंदर जाती है, ऑक्सीजन 21% हमारे अंदर जाती है और नाइट्रोजन 78% अंदर जाती है। मतलब जितनी वातावरण में ये वायु रहेगी उतनी ही अंदर जाएगी। और लेकिन पूरा अंतर कहाँ आता है, जब अपन श्वास को छोड़ते हैं तो CO2 4% जाते हैं, क्योंकि और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। क्योंकि अपन ने देखा कि ग्लूकोज को तोड़ने में, फिर उससे ऊर्जा निर्माण में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी और फिर वहाँ से CO2 बाहर निकली। CO2 वैसे ही नाइट्रोजन का तो कुछ रोल रहा ही नहीं, जितनी ली थी उतनी बाहर निकल गई। नाइट्रोजन रक्त में घुलती भी नहीं है, ये रक्त में अघुलनशील रहती है, तो इसका कुछ कार्य है भी नहीं, ऐसी कैसी बाहर निकल जाती है। और एक और बात, महिलाओं में जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो श्वसन लेने में डायफ्राम उनकी मदद नहीं कर पाता, और यह डायफ्राम का कार्य जो हमारे रिब्स उपस्थित होते हैं लंग्स के ऊपर, वो मदद करते हैं। क्योंकि डायफ्राम को सिकुड़ने, रिलैक्स होने के लिए स्थान की ज़रूरत रहती है। लेकिन गर्भवती महिलाओं में उनका पेट में भ्रूण पलता रहता है, तो डायफ्राम को निश्चित स्थान नहीं मिल पाता है, तो उसका कार्य रिब्स करती है जो हमारे लंग्स के ऊपर उपस्थित होती है, जो लंग्स की रक्षा भी करती है। तो ये था हमारा पूरा श्वसन तंत्र। इसमें अपन ने देख लिया कि ऑक्सीजन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, और उससे ही तो ऊर्जा बनती है। तो ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व जुड़े रहिए विद्यादर्शन पाठशाला से। धन्यवाद।